Assalamu alaikum. In today's lab session, we will discuss about surface tension of fluid. Surface tension is the property of fluid or a liquid, just like the absolute viscosity of the fluid or a liquid. जिस तरह हमने एब्सोल्यूट विस्कोसिटी का हम अपना जो एक्सपेरिमेंट है उसे पढ़ चुके हैं, उसको स्टडी कर चुके हैं. सो जिस तरह आपके पास विस्कोसिटी किसी फ्लूइड या लिक्विड की एक प्रॉपर्टी है जिसको स्टडी करने से आप उसके बहुत सारे फैक्टर्स को, उसकी करेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करते हैं, इसी तरह जब आप सरफेस टेंशन, आपको मालूम होगा कि सरफेस टेंशन क्या है किसी फ्लूइड का या लिक्विड का, और आप उसके सरफेस टेंशन को मालूम करेंगे तो आपको बहुत सारी जो फ्लूइड की प्रॉपर्टीज़ हैं, करेक्टरिस्टिक्स हैं, वो मज़ीद क्लियर हो जाएंगी. सो बेसिकली जिस तरह हमारे पास एब्सोल्यूट विस्कोसिटी है, वो रेजिस्टेंस टू फ्लो है कि हमारे पास उससे ये पता चलता है कि कोई जो फ्लूइड है वो कितनी आसानी से वो मूव कर सकता है, फ्लो कर सकता है. जिस तरह वाटर की हमने एग्जांपल देखी थी कि वाटर जो है वो इजीली फ्लो कर सकता है, लेकिन हनी हमारे पास है, हनी का क्योंकि विस्कोसिटी ज़्यादा है तो वो इजीली फ्लो नहीं कर पाता. सो ये उसकी रेजिस्टेंस टू फ्लो है. विस्कोसिटी इज़ बेसिकली रेजिस्टेंट टू फ्लो. सो हम इसी तरह आज हम देखेंगे कि सरफेस टेंशन क्या है, ये किस तरह की प्रॉपर्टी है और इसको किस तरह से हम एक्सपेरिमेंटली जो है हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं. सो आइए आज का हम अपना लैब सेशन जो है उसको शुरू करते हैं. फर्स्टली हम देख लेते हैं कि जो एक्सपेरिमेंट का टाइटल है वो क्या है. सो एक्सपेरिमेंट टाइटल इज डिटरमिन द सरफेस टेंशन ऑफ अ गिवन फ्लूइड. कि जो भी आपको फ्लूइड या लिक्विड गिवन होगा, आपको उसका जो सरफेस टेंशन है वो आपको कैलकुलेट करना होगा और उसकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आपको बतानी होगी. सबसे पहले हम रिलेटेड थेरी देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट उसके कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि व्हाट इज सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या है और इसको किस यूनिट में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं. So basically, first of all, what is surface tension? The surface tension is basically the cohesive forces between liquid molecules are responsible for the phenomena. यानी हमारे पास लिक्विड मॉलिक्यूल्स जो हैं उसमें जो एटम्स हैं, अगर आप एटॉमिक लेवल पर जाकर डिस्कस करें इस चीज़ को कि अगर एक बीकर में कोई लिक्विड मौजूद है, वाटर मौजूद है. सबसे पहले अगर हम वाटर देख लेते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है एक लिक्विड में, तो अगर आप उस लिक्विड में जो वो प्रेजेंट है उसको एटॉमिक लेवल पे, मॉलिक्यूलर लेवल पे उसको अगर आप उसको डिस्कस करें तो आप देखेंगे कि आपको पता है कि लिक्विड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सॉलिड की निस्बत जो है वो इतने इंटैक्ट नहीं होते, वो रैंडमली मूव कर रहे होते हैं. जिस तरह हमें पता है कि गैसेस में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ज़्यादा दूर होते हैं, लेकिन जो आपके पास सॉलिड की निस्बत जो आपके पास लिक्विड होता है उसके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इतने इंटैक्ट या एक दूसरे के क्लोज नहीं होते. सो उनके एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो हैं उनमें डिफरेंस होता है और वो मूव कर सकते हैं, वो रेंडमली उनकी अरेंजमेंट जो है वो चेंज हो रही होती है. सो बेसिकली जो इन एटम्स जो आपस में एग्जिस्ट करते हैं और उनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो आपस की कोहेसिव अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं जो कि एक दूसरे को बाइंड भी वो रखती हैं, वो जो फोर्सेस हैं वो असल में रिस्पॉन्सिबल हैं सरफेस टेंशन के लिए. The molecules at the surface do not have other like molecules on all sides of them, and consequently they cohere more strongly to those directly associated with them on the surface. अगर आपने, जैसे हमने बीकर की एग्जांपल लिया, अगर बीकर जो है वो हमारे पास फुल है, उसे किसी फ्लूइड से या किसी वाटर से फुल है, तो अगर आप देखेंगे कि जो सरफेस पे यानी एक जो ऊपर उसकी अपर मिनिस्कस है, उसका अपर बाउंड्री है जहाँ पर वाटर प्रेजेंट है, सो वो उसकी सरफेस है. तो वो जो सरफेस पे प्रेजेंट मॉलिक्यूल्स हैं उनके ऊपर, तो जब वाटर प्रेजेंट नहीं है, वो मैक्सिमम ऊपर वाली सरफेस है, तो उसके ऊपर जो है सिर्फ एयर प्रेजेंट है और उसके ऊपर कोई मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं है. लेकिन उसके बजाय जो आपके पास सरफेस की बजाय जो नीचे वाला दूसरा हिस्सा सारा वाटर का या किसी लिक्विड का किसी बीकर में प्रेजेंट है, उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें आपस में चारों साइड से, हर साइड से जो है उस पर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे और उन पर चारों साइड से एक मॉलिक्यूल जो है उसके ऊपर फोर्सेस जो हैं वो अट्रैक्ट कर रही होंगी, उसको खींच रही होंगी, उस पर एक्ट कर रही होंगी, उस पर उनका इफेक्ट होगा. सो बेसिकली जो आपके पास जो सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि सरफेस पे वो आप मिनिस्कस में एक अपर सरफेस पे प्रेजेंट है, तो जो उसके ऊपर कोई मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं होगा क्योंकि वो मैक्सिमम फुल है अपने ऊपर, उससे ऊपर सिर्फ एयर मौजूद हो सकती है उस बीकर में. जो सरफेस से नीचे जितने भी वाटर प्रेजेंट है, अगर उसको मॉलिक्यूलर लेवल पर देखें तो मॉलिक्यूलर लेवल पर आपको देखने से ये महसूस होगा
कि इजीली जो है आपके पास कि तमाम मॉलिक्यूल जो हैं वो सेंटर में अगर एक मॉलिक्यूल प्रेजेंट है तो उसके इर्द गिर्द बहुत सारे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है और वो सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं एक दूसरे की जो स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस हैं वो एक दूसरे पर लग रही होंगी। लेकिन सरफेस पे इस तरह का फिनोमेना नहीं है। सरफेस पे अपर साइड से कोई फोर्स नहीं लग रही होगी, उस पर डाउनवर्ड साइड पे ही फोर्स लग रही होगी, जो कि उसके नीचे फोर्सेस जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है उनसे जो फोर्सेस आ रही हैं, अपर साइड पे उन मॉलिक्यूल की कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही होगी। सो बेसिकली इस वजह से जो आपके पास सरफेस मॉलिक्यूल्स हैं वो एक अरेंजमेंट फॉर्म में वो अरेंज हो जाते हैं, एक फिल्म की फॉर्म में अरेंज हो जाते हैं, क्योंकि वो आपस में इतनी उन पर फोर्सेस अपर फोर्सेस नहीं लग रही, हर तरफ से चारों साइड से फोर्स नहीं लग रही। सो बेसिकली जो सरफेस मॉलिक्यूल्स हैं वो एक फिल्म की फॉर्म में, एक सरफेस की फॉर्म में टुगेदर हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, और उनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है मॉलिक्यूल्स का वो भी कम हो जाता है एज कम्पेयर टू द मॉलिक्यूल जो कि सरफेस के नीचे प्रेजेंट है, जो कि बाकी सारी सरफेस के नीचे प्रेजेंट है। उनमें जो गैप होगा, जो सरफेस मॉलिक्यूल्स हैं जो कि ऊपर ऊपर वाली सतह पर प्रेजेंट है, उनका जो मॉलिक्यूलर डिस्टेंस है वो कम होगा एज कम्पेयर टू अदर मॉलिक्यूल्स जो कि नीचे नीचे प्रेजेंट है। So this forms a surface film which makes it more difficult to move an object through the surface than to move it when it is completely submerged. तो इसीलिए इसको surface tension का नाम दिया है कि जो surface पे जो आपके molecules हैं वो film present होती है, जिसकी वजह से किसी object को surface से move करना आपके लिए जो है वो मुश्किल होता है एज कम्पेयर टू, क्योंकि नीचे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो उन पे फिल्म नहीं है, वो रैंडमली प्लेस्ड है, उनके दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा है। सो इसलिए आपके पास जो सरफेस टेंशन का फिनोमेना है उसमें ये जो फिल्म है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, क्योंकि वो जो सरफेस पे वो फिल्म बनती है वो मॉलिक्यूल्स में जो है वो टेंशन क्रिएट करती है, जिसकी वजह से जो है आपके मॉलिक्यूल्स जो है वो डिफ़िकल्ट टू मूव कर सकते हैं, वो इजीली मूव नहीं कर सकते जो कि सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। अगर आप इसको मैथमेटिकल फॉर्म में फार्मूला की फॉर्म में सरफेस टेंशन को देखना चाहें तो सरफेस टेंशन इज इक्वल टू सरफेस फोर्स डिवाइडेड बाय द लेंथ वेयर फोर्स एक्ट्स। यानी सरफेस टेंशन आपके पास क्या है कि जो सरफेस फोर्स है, यानी जो फोर्स की जितनी अमाउंट लग रही है उसको आप एफ से रिप्रेजेंट करें, फोर्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जो आपके पास जहाँ पर जितने एरिया पर वो फोर्स लग रही है, वो सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं वो अपनी फोर्स जो एग्जर्ट कर रहे हैं, वो जितने सरफेस पे जितने एरिया पे जितनी लेंथ पे वो अपनी फोर्स जो है उन पर एक्ट कर रही है, वो जितने लेंथ पर एक्ट कर रही है उसे आप डी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो सरफेस टेंशन इज बेसिकली फोर्स डिवाइडेड बाय डी या लेंथ, कि आप सरफेस टेंशन को फोर्स डिवाइडेड बाय लेंथ से आप उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो इसी तरह फार्मूला के अकॉर्डिंग यूनिट भी होंगे, क्योंकि आपके पास जो हर चीज़ है, कोई क्वांटिटी है, उसको मेजर करने के लिए कोई यूनिट प्रेजेंट होता है। सो अगर आप फोर्स की बात करें, फोर्स जो है हमारे पास न्यूटन में प्रेजेंट होती है। अगर आप एक यूनिट की बात करें, लेंथ जो है वो मीटर में प्रेजेंट हो सकती है, सेंटीमीटर में प्रेजेंट हो सकती है। अगर इस तरह, क्योंकि डिफरेंट फॉर्म्स हैं, इसी तरह आप फोर्स को न्यूटन में अगर रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो आप उसे डाइन्स में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी तरह फोर्स को आप डिफरेंट यूनिट्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेंथ को आप डिफरेंट यूनिट्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मीटर में भी कर सकते हैं, सेंटीमीटर में भी कर सकते हैं। इसी तरह सरफेस टेंशन का जो एक यूनिट बनेगा वो न्यूटन पर मिनट मीटर हो सकता है, और सेकंड जो है वो डाइन्स पर सेंटीमीटर है। सरफेस टेंशन के केस में जो आम जो वैल्यू जो यूनिट यूज़ किया जाता है, जिसमें आपकी जो सरफेस टेंशन की वैल्यू है जिसे रिप्रेजेंट किया जाता है आम जिस यूनिट में, वो डाइन्स पर सेंटीमीटर जनरली यूज़ किया जाता है। हर एक क्वांटिटी का एक जनरल यूनिट होता है, उसके बहुत सारे यूनिट, बहुत सारी उसकी यूनिट्स की पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। जिस तरह मैं आपको पहले भी एग्जांपल दे चुकी होंगी किसी लैब सेशन में, कि जिस तरह टाइम के अब बहुत सारे यूनिट हैं, सेकंड्स हैं, मिनट्स हैं, आवर हैं, डेज हैं, मंथ्स हैं, ईयर्स हैं, ये सारे टाइम के यूनिट हैं। आपको जब फेवरेबल आपकी कंडीशन होती है, आप अपने एक्सपीरियंस किसी जगह पर आप बात करते हैं, आपके जॉब को कितना एक्सपीरियंस हुआ है, तो आप बताएंगे 1 ईयर, 2 ईयर में बताएंगे, आप बताएंगे मुझे 5 मंथ्स हो गए, 6 मंथ्स हो गए। आप ये तो नहीं बताएंगे मुझे कोई 10,000 मिनट्स हो गए हैं या 10 मिलियन मिनट्स हो गए हैं मुझे। क्योंकि ये एक फेवरेबल यूनिट नहीं है आपकी जॉब की एक्सपीरियंस को डिस्क्राइब करने के लिए।
सो हर चीज़ का एक फेवरेबल उसकी क्वांटिटी, उसकी करेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग हर जो क्वांटिटी है, हर जो मेजरमेंट है, उसका एक स्पेसिफिक यूनिट होता है जिसको उस क्वांटिटी में उस यूनिट के साथ रिप्रेजेंट करें तो वो उसकी ज़्यादा अच्छी रिप्रेजेंटेशन हो सकती है। सो इसी तरह जो जनरलाइज्ड जिस यूनिट में सरफेस टेंशन को डील किया जाता है, जनरली वो टाइम्स पर सेंटीमीटर में ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। सो नेक्स्ट हम ऑपरेटर्स देख लेते हैं कि हमारे पास जो स्टैलेग्मोमीटर बेसिकली हमारे पास एक ट्यूब है, शीशे की, ग्लास वेयर की एक ट्यूब है जो कि कुछ इस तरह की है कि उसके पास एक लॉन्ग ट्यूब प्रेजेंट है, उस लॉन्ग ट्यूब के बाद एक बल्ज प्रेजेंट है, और उसके बाद फिर से एक आपके पास लॉन्ग ट्यूब प्रेजेंट है और कुछ इस तरह की सर्फ शेप होगी उसकी। सो ये ग्लास की वेयर की बनी हुई है। सो बेसिकली आपके पास इसमें जो है डिफरेंट मार्क लगे हुए होंगे। एक मार्क ए होगा जो कि अपर साइड पर होगा इस बल्ब के, और इसी तरह मार्क बी होगा जो कि इसकी लोअर साइड पे होगा। सो जो आपके पास बेसिकली ये मार्क्स हैं, ये इसलिए रिप्रेजेंट करें क्योंकि आपने लिक्विड को इसमें सक करना है, सक करके आपने टाइम नोट करना है लिक्विड को फ्लो करने में, एक कलेक्ट करने में एक बीकर में। सो इसीलिए आपने नीचे जो है ये दिखा रहे हैं कि आप उस बीकर में कोई फ्लूइड है या लिक्विड है उसको आप सेट करें। अब इसका प्रोसीजर क्या है, इस स्टैलेग्मोमीटर को किस तरह यूज़ करना है, वो अब हम नेक्स्ट स्लाइड में प्रोसीजर को डिस्कस करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। सो बेसिकली आपके पास ये जो मेनिस्कस है, ये ए मेनिस्कस अपर साइड पर है एंड बी मेनिस्कस लोअर साइड पर है। सो आपको इसमें आप देखेंगे कि इसको आपने मेनिस्कस को किस तरह यूज़ करना है। सो आइए इसको प्रोसीजर में देख लेते हैं। फर्स्टली आपने प्रोसीजर में जो फर्स्ट स्टेप है कि आपने हमेशा से जब भी कोई आप इक्विपमेंट इस तरह का यूज़ करें तो आपने सबसे पहले उसको क्लीन करना होता है। हमेशा आपका जो फर्स्ट एंड सेकंड लास्ट स्टेप होता है, फर्स्ट एंड लास्ट स्टेप इज सेम कि आपने इक्विपमेंट को, जो भी आप ग्लासवेयर कोई भी इस तरह का आप यूज़ करें, अपना बीकर यूज़ करें या कोई भी ग्लासवेयर ट्यूब्स यूज़ करें, तो आपने सबसे पहले उसे साफ़ करना होगा, उसे वॉश करें वाटर से, उसे ड्राई करें और उसके बाद उसे जो है आप अपनी अरेंजमेंट में सेट कर सकते हैं। आप एक जो है कॉर्क या एक जो ट्यूब, रबर ट्यूब जो है उसके साथ उसको ऊपर से उसका जो अपर एंड है उसको फिक्स कर सकते हैं ताकि जो आपका लिक्विड है वो मूव ना करे। या आप जो हैं अपना जो एक आम रूल के तहत कोक अवेलेबल ना हो जिसमें आपने जिससे कि आप उसका फ्लो जो है रोक सकें, तो आप अपना जो फिंगर टिप है उसके थ्रू भी आप उसका जो फ्लो है उसे रोक सकते हैं। सो बेसिकली आप उस रबर को उसके जो अपर एंड है उसके साथ अटैच कर देंगे स्टैलेग्मोमीटर के, और उसके बाद जो आपके पास थर्ड स्टेप इज कि आपने अब उस जो स्टैलेग्मोमीटर है उसको डिस्टिल्ड वाटर में आपने डिप करना है, इमर्ज करना है उस बीकर में। और जो आपने वाटर है, आपने या कोई भी लिक्विड है, अब आपने सबसे पहले हम वाटर के केस में देख रहे हैं कि अगर आपने वाटर की सबसे पहले आपने टाइम नोट करना है कि उसको बीकर में कलेक्ट होने में कितना टाइम लगेगा फ्रॉम मेनिस्कस ए टू मेनिस्कस बी। तो आपको उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए आपने इमर्ज करना है स्टैलेग्मोमीटर को डिस्टिल्ड वाटर में, किसी बीकर में डिस्टिल्ड वाटर लेकर उसे उसमें डिप करें, और इमर्ज करने के बाद आपने क्या करना है, आपने वाटर को सक करना है उसमें। तो जब आप उसको सक करेंगे अपने उस ट्यूब के थ्रू, उस वाटर जिसमें आपने बीकर में इमर्स किया हुआ है वाटर को, उसे ट्यूब के अंदर आपने सक करना है। सो उसे कितना सक करना है, उसे आपने जो मार्क ए दिखाया गया था उस मार्क से आपने थोड़ा सा ऊपर ही सक करना है। सो उसके बाद आप क्या करेंगे कि आपने कुछ इस तरह से आपने उसको सेट करना है कि आपके पास जो है वो 10 to 15 मिनट्स जो 10 to 15 ड्रॉप्स जो हैं वो पर मिनट फॉल हो, अंदाजन ही ये है। सो बेसिकली उसके बाद आपने जो स्टैलेग्मोमीटर है, जब आपने उसे फिल कर लिया है अपने जो रिक्वायर्ड आपका फ्लूइड है, जो कि अभी फ़िलहाल हम वाटर को डिस्कस करें, सो आपने रिक्वायर्ड वाटर से जो है स्टैलेग्मोमीटर को जब आपने फिल कर लेंगे तो अब उसे एक स्टैंड के साथ उसे खड़ा कर दें, जोड़ दें, क्लैम्प कर दें, ताकि आप इजीली अब फर्दर जो प्रोसीजर है उसे परफॉर्म कर सकें। उसके बाद आपने वाटर को जो आपने कोर्क रखा है, आप उसे या फिंगर टिप आपने रखी है, आप उसे अब छोड़ देंगे ताकि जो अब आपका वाटर है वो ड्रॉप बाय ड्रॉप जो है अब आपका जो नीचे बीकर है उसमें इकट्ठा हो जाए। और आपने टाइम कब नोट करना है, जब आपके पास वाटर जो है वो आपके पास, क्योंकि आपने मार्क ए से थोड़ा सा ऊपर फिल किया, तो जैसे ही आप छोड़ेंगे, आप अपना थंब या फिंगर टिप या कॉक आप उसे ऊपर अपर एंड से आप उसको हटाएंगे तो वाटर फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगा।
सो जैसे ही वो मार्क ए पर आपके पास से आएगा, आप अपनी स्टॉप वॉच ऑन कर लेंगे और उसे फ्लो करने देंगे। ड्रॉप वाइज जो है वो आपके पास वाटर जो है वो फॉल करना शुरू हो जाएगा, और जैसे ही वो जो वाटर की मिनिस्कस है वो मार्क बी पर पहुंचेगी, तो आप अपनी जो स्टॉप वॉच है उसे आप रोक लेंगे। सो ये जो आपके पास टाइम होगा, ये वो टाइम है जिसकी मदद से आप फर्दर कैलकुलेशन करेंगे, और इस टाइम को जो है नोट करना वो इम्पॉर्टेंट है। इसमें एफिशिएंटली आपको नोट करने की ज़रूरत है। आप एवरेज रीडिंग लेंगे, आप इस रीडिंग को एक दफ़ा आपने ले ली है तो आप इसको 2 to 3 टाइम्स रिपीट करेंगे, ताकि अगर कोई ह्यूमन एरर आ जाए जिसमें आपका जो है स्टॉप वॉच को स्टार्ट या स्टॉप करने में कोई एरर आ गया है, क्योंकि डिले हो सकता है कुछ, क्योंकि आपने मिनिस्कस को देखना भी है, साथ आपने स्टॉप वॉच भी ऐड करनी है। तो सो अगर 1 to 2 3 4 सेकंड का कोई गैप आ जाए, सो वो जब आप एवरेज ले लेंगे 2 to 3 वैल्यूज़ की, सो वो उस एवरेज से जो है वो आपका ह्यूमन एरर जो है उसके कम होने के चांसेस होते हैं। सो बेसिकली आपने 3 to 4 रीडिंग्स जो हैं वो ले लेंगे आप इसी स्टेप को फॉलो करते हुए, और उसके बाद आपने क्योंकि वाटर के लिए स्टेप किया है, अब आप बीकर में अपने क्या करेंगे, अब आपका जो रिक्वायर्ड गिवन लिक्विड होगा जिसकी आप अब सरफेस टेंशन कैलकुलेट करना चाहते हैं, अब आप उसे स्टैलेग्मोमीटर में सक करेंगे, और फिर उसका भी यही प्रोसीजर फॉलो करेंगे कि उसे मेनिस्कस ए से थोड़ा सा ऊपर उस स्टैलेग्मोमीटर को फिल करेंगे उस फ्लूइड के साथ, और जैसे ही जो आपके पास आप उसको अपनी फिंगर टिप या कॉक को जो है आप उसे हटाएंगे उसकी टिप से, तो वाटर फ्लो करना शुरू होगा, और जैसे ही वो मार्क ए पर आएगा आप अपनी स्टॉप वॉच ऑन कर लें, और जैसे ही वो जो फ्लूइड है वो मार्क बी तक पहुंचेगा, आप अपनी स्टॉप वॉच जो है उसे स्टॉप कर दें और उस टाइम को नोट कर लें। और आप ऑब्वियसली इस स्टेप को भी आप 3 to 4 टाइम्स जो है इस स्टेप को भी रिपीट करेंगे, ताकि कोई एरर जो है उसके होने के चांसेस ना हो। सो उसके बाद जो लास्ट स्टेप है, जिस बीकर में जितने आपने फिल किया था वाटर को, आपने वाटर की जो है और उसका जो है वेट कर लेंगे आप उसको एम्प्टी, जिस तरह हमने ऑलरेडी एक और एक्सपेरिमेंट में भी देखा था कि सरफेस टेंशन के केस में भी वही है कि डेंसिटी अब हमने फाइंड आउट करनी है। सो डेंसिटी का जिस तरह कि हमने दूसरे एक्सपेरिमेंट में भी पहले भी हम देख चुके हैं कि किस तरह अगर आपको किसी एक्सपेरिमेंट में डेंसिटी किसी फ्लूइड की चाहिए हो तो आप उसको किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं, कि आपको एम्प्टी बॉटल का भी वेट फाइंड आउट करना है, और फिर उसके बाद उस बॉटल में एक दफ़ा वाटर का जो रिक्वायर्ड वॉल्यूम है आप उसको लेकर फिर वेट नोट करें, और उसके बाद आप क्या करें कि फिर लिक्विड ले लें और फिर उसका भी वेट जो है वो आप उसे नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट जो है अब आपको अपनी जो आपने वैल्यूज़ नोट की हैं उसे अब आप इस तरह के एक टेबुलर फॉर्म में आप टेबल में उसे नोट कर सकते हैं। सबसे पहले आप लिक्विड का भी नोट कर सकते हैं और आप वाटर का भी नोट कर सकते हैं। 3 to 4 रीडिंग्स आप ले लेंगे, जो टाइम आएगा वो आप इसे यहाँ पर नोट डाउन कर लेंगे, इसे लिख देंगे, और फिर उसका मीन ले लेंगे, यानी जो फर्स्ट वैल्यू है, सेकेंड एंड थर्ड वैल्यू, उन तीनों को प्लस करेंगे, उन्होंने डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे, तो आपके पास जो मीन वैल्यू है वो आ जाएगी। N1 इज वैल्यू लिक्विड की, और NW इज वैल्यू फॉर वाटर। इसी तरह आपने क्योंकि अब डेंसिटी जो है वो फाइंड आउट करनी है, सो सेम फार्मूला जो कि हम पहले भी एक एक्सपेरिमेंट में देख चुके हैं, सो सेम वही फार्मूला आप यूज़ करेंगे कि सबसे पहले आपने एम्प्टी स्पेसिफिक ग्रेविटी बॉटल का या किसी बीकर में जिसमें आप वाटर या लिक्विड लेना चाहते हैं उसको एम्प्टी वेट जो है उसको एम्प्टी उसको खाली जो है उसका वेट नोट कर लें, जिसे कि आप W1 कहेंगे। और इसी तरह फिर आप स्पेसिफिक ग्रेविटी बॉटल में या किसी बीकर में जब आप वाटर का आप रिक्वायर्ड वॉल्यूम लेंगे तो अब वाटर के साथ उसका वेट नोट करेंगे। ऑब्वियसली ये ज़्यादा होगा क्योंकि अब पहले आपने खाली नोट किया था, उसका वेट कम निकलेगा, जब आप वाटर के साथ लेंगे तो वेट ज़्यादा निकलेगा, और ऑब्वियसली फिर आप लिक्विड के साथ भी उसका वेट जो है वो नोट डाउन करेंगे और उसे आप W3 कहेंगे। और अब आप वेट ऑफ वाटर फाइंड आउट करना है और वेट ऑफ लिक्विड फाइंड आउट करना है। सो बेसिकली आप क्या करेंगे कि W2 में से वेट ऑफ वाटर फाइंड आउट करने के लिए W2 माइनस W1 करेंगे, यानी आपने जो बॉटल का वेट प्लस वाटर का वेट था उसमें से खाली बॉटल का वेट निकाल दिया ताकि हमारे पास अब सिर्फ वेट ऑफ वाटर आ जाए। इसी तरह आप W3 माइनस W1 करेंगे फॉर कैलकुलेटिंग वेट ऑफ लिक्विड, ताकि जो बॉटल प्लस लिक्विड का वेट है उसमें से बॉटल का वेट माइनस हो जाए और हमारे पास सिर्फ लिक्विड का वेट आ जाए, जिसको हम फिर इस वेट को वेट ऑफ वाटर और वेट ऑफ लिक्विड को हम डेंसिटी ऑफ लिक्विड फाइंड आउट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो जो डेंसिटी है वो फर्दर जो आपके पास फॉर्मूला है सरफेस टेंशन को कैलकुलेट करने के लिए उसमें उसने यूज़ होना है। सो बेसिकली ये फार्मूला है
जो ये कैलकुलेशन है जिसके थ्रू आप इन फार्मूला के थ्रू आप अपनी कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले आप डेंसिटी आपको फाइंड आउट करनी होगी, क्योंकि ये जो डेंसिटी ऑफ द लिक्विड है ये आपके पास सरफेस टेंशन के फार्मूला में यूज़ होगी। सो डेंसिटी ऑफ द लिक्विड का क्या फार्मूला है, आप W3 माइनस W1 करेंगे डिवाइडेड बाय W2 माइनस W1 और उसे मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि डेंसिटी ऑफ वाटर है DW, उसे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि डेंसिटी ऑफ वाटर इज कॉमनली नॉन और बहुत सारी एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज आपको इसकी मिल जाएंगी नेट पर लिटरेचर में। सो ये ऑलरेडी रिसर्च में प्रूव है। तो आप डेंसिटी ऑफ वाटर जो है यहाँ पर उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। सो आपको जो लिक्विड दिया गया है, रिक्वायर्ड लिक्विड, गिवन लिक्विड था, फ्लूइड था, अब आप उसकी जो है डेंसिटी इस फॉर्मूला के थ्रू निकाल सकते हैं। तो जब आपके पास डेंसिटी आ जाएगी रिक्वायर्ड जो लिक्विड है उसकी, अब आप उसके बाद उसकी सरफेस टेंशन जो आपको फाइनली इस एक्सपेरिमेंट में जो आपको रिक्वायर्ड है, आप उसकी लिक्विड की जो है सरफेस टेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं। सो हमने वो F/D का जो फॉर्मूला देखा वो तो हमारे पास एग्जिस्ट करता है, लेकिन जब एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आएगी, क्योंकि हमने वो जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है जिसमें हमने वैल्यू नोट की है, हम उसके थ्रू उस डेंसिटी को यूज़ करते हुए और उन टाइम की वैल्यूज़ को नोट करते हुए यूज़ करते हुए हम सरफेस टेंशन का जो फॉर्मूला बनाएंगे एक्सपेरिमेंटली उसको कैलकुलेट करने के लिए। सो उसके लिए आपके पास ये है y1 जो है आप कह लें कि ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा है सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड, d1 is density of the liquid, dw is density of water, nw is time जिसमें आपके पास जो water है जिसने ट्रेवल किया है from mark A to mark B, and n1 is टाइम जिसमें आपके पास जो लिक्विड है वो मूव किया है फ्रॉम मार्क 1 टू मार्क A टू मार्क B। सो ये फार्मूला जो है D1 डिवाइडेड बाय DW, यानी दोनों डेंसिटीज को डिवाइड किया, फिर आप उसे मल्टीप्लाई कर देंगे जो टाइम आया है उन दोनों को डिवाइड करके, यानी NW डिवाइडेड बाय N1, फिर उनको डिवाइड करके उनको आपस में मल्टीप्लाई और फिर उसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे फाइनली जो सरफेस टेंशन ऑफ द वाटर है। सरफेस टेंशन ऑफ वाटर जो है वो हमारे पास ही, जिस तरह हमें वाटर, क्योंकि वाटर पे रिसर्च जो है वो आम एक लिक्विड है जिसपे बहुत ज़्यादा जो है आपके पास प्रेजेंट होती है रिसर्च। सो ये सरफेस टेंशन ऑफ वाटर जो है ये भी आपको 72.8 डाइंस पर सेंटीमीटर, आम जो इसकी वैल्यू आम रूम टेम्परेचर पे सरफेस टेंशन की जो वैल्यू है वो आपको लिटरेचर से ईजिली मिल जाएगी कि आपके पास जो सरफेस टेंशन ऑफ वाटर है वो ये है। सो इन फार्मूलाज की मदद से आप सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड रिक्वायर्ड जो है वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ये पूरा आप डिवाइड एंड मल्टीप्लिकेशन सिंपल सी कैलकुलेशन होगी, कोई इसमें जो है वो डिफिकल्ट कैलकुलेशन नहीं है, सिर्फ आप वैल्यूज पुट करेंगे इस फार्मूला के अकॉर्डिंग और फिर आप सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड आप फाइंड आउट कर सकते हैं। और उसके बाद जो है आप ने अपना रिजल्ट जो है उसे रिपोर्ट करना होता है। सो बेसिकली आप उसके बाद अपना रिजल्ट मेंशन कर सकते हैं कि सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड इज दिस, वो आप उसे यूनिट्स के साथ हमेशा जब भी आप कोई भी क्वांटिटी इस तरह की बता रहे हैं तो आप उसे ऑब्वियसली अपने यूनिट के साथ उसे मेंशन करेंगे। सो यूनिट जो सरफेस टेंशन के वो हम पढ़ चुके हैं कि वो डाइंस पर सेंटीमीटर है। ओके सो हमारा जो आज का सेशन है वो यहीं तक था, जिसमें हमने सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड जो है उसको डिटेल में स्टडी किया और उसको एक्सपेरिमेंटली हमने देखा है कि हम उसे किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।